बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो 3 स्टेप बेटा हमने पढ़ लिए थे कि अच्छी रिसर्च के अंदर क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर 4 बेटा ये है, डू द know how to make use of the information so collected and draw appropriate conclusion to make the right decision। जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका आपने एनालिसिस किया और उसके बाद आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं क्या वो आपको हेल्प आउट करेंगे राइट डिसीजन लेने में या नहीं करेंगे। तो वंस अगेन बेसिकली अगर आप रिसर्च को जब आप लोग करेंगे रिसर्च, उसमें यही होता है कि सबसे पहले हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, देन फिर हम टॉपिक से रिलेटेड जो है उसको स्पेसिफिक करते हैं कौन कौन से एरियाज में आएंगे, देन हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, देन फिर हम उन वेरिएबल्स का जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि जी ये रिजल्ट्स आए हैं और ये लोगों ने कहा है कि एजुकेशन को ऐसे होगा, किसी ने कहा कि ये इफेक्ट आ रहा है, किसी ने कहा एनवायरनमेंट इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, किसी ने कहा एनवायरनमेंट इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। फिर वो जो है जो रिजल्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं उसकी कंक्लूजन्स क्या होती हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपके लिए। एंड देन लास्ट वन इज कि जो कंक्लूजन्स आपने दी हैं उनको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आप जब कंक्लूजन के बाद एक आप सजेशंस के नाम से हम एक हेडिंग ऐड करते होते हैं रिसर्च के अंदर। सजेशन में हम यही बताते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, उनका ये डाटा कलेक्ट हुआ, उसमें हमने ये रिजल्ट्स निकाले और ये रिजल्ट्स को आप अगर ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसको हम बोलते हैं सजेशंस। और वो जो सजेशन होती हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उन सजेशंस को वो हेल्प आउट करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रिसर्चर्स ने एक पूरे का पूरा काम किया होता है और उसने सजेस्ट किया होता है कि आपने इसको कैसे करना है। अगर आप एग्जांपल मेडिकल एग्जांपल ले लें तो मेडिकल एग्जांपल में भी सबसे पहले वो क्या करते हैं, बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके रीजंस को फाइंड आउट करते हैं कि इसकी रीजंस क्या है और रीजंस की बेस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस बीमारी को एनहांस करने के लिए। जिस तरह भी हमने कोरोना की भी एग्जांपल ली तो यही इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब उसके ऊपर क्या किया गया, उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया, फिर उस डाटा को का रिजल्ट्स निकाले गए, उस रिजल्ट्स की बेस के ऊपर उसको इंप्लीमेंट किया गया। देन आपको सजेशन दी जा रही है। अब सजेशन में इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वैक्सीनेशन करें, उसके अलावा आप ये करें, आप ये काम करें, गर्म पानी पिए, धूप में बैठे, मतलब जो भी सजेशन दी जा रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर एक अच्छी रिसर्च की अगर हम बात करें तो उस अच्छी रिसर्च के अंदर बेटा ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही 5 चीजें बेटा आपका थीसिस है, जो मैं भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि यही 5 चीजें जो आपने अपने थीसिस में करनी है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि आपने सही आइडेंटिफाई किया, वो जो मैं भी बता रहा था कि आप ब्रॉड एरिया से स्पेसिफिक एरिया में आ गए, तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। देन उसके बाद आपने फैक्टर्स यानी आपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे वेरिएबल्स होंगे जिनके ऊपर मैंने काम करना है। देन फिर उन वेरिएबल्स का आप डाटा कलेक्ट करोगे मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करके। देन फिर उस डाटा कलेक्टेड किया हुआ नंबर 4 पे आके आप क्या करेंगे, उनके रिजल्ट्स निकालेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। देन फिर आखिर पे जाके आप सजेशंस देंगे कि जो मैंने कंक्लूजन्स दी हैं उसकी ये सजेशन है, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चीज बेहतर हो सकती है। अब इंप्लीमेंटेशन आपकी काम नहीं, इंप्लीमेंटेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है जिसके लिए आपने रिसर्च की है। मैंने बता दिया कोरोना ऐसे कंट्रोल हो सकता है, अब आपकी कंट्री वो इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कंट्री। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बहुत से तरीकेकार बताए हैं, बहुत से लोगों ने बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर काम किया है। हर मुल्क का अपना इन्वायरमेंट होता है, हर मुल्क का अपना कल्चर होता है। आप देखिएगा एक रिसर्च जो पाकिस्तान के अंदर हुई है सेम उसी टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च चाइना में या यूके में होगी तो रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। उसकी बहुत सी रीजन हो सकते हैं, उसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट और है, चाइना का इन्वायरमेंट और है, यूके का कल्चर और है। इस वजह से कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक हो जाती हैं। लेकिन बेटा कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर आई हुई है और इसीलिए वहां पे जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो जनरलाइज रिजल्ट्स देते हैं। वो सबको कहते हैं नहीं मास्क पहने, वो सबसे कहते हैं 6 फीट का फासला रखें, वो सबसे कहते हैं कि नीम गर्म पानी पिए, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, वो सबसे कहते हैं खुली जगहों पे काम करें, कंजेस्टेड एरिया में काम ना करें। मतलब ये वो बेसिक एसओपीज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जो है इंप्लीमेंट करने से उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। उस प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जा रहा है, यानी जो कोरोना उसको थोड़ा सा कम बचा जा सकता है, उसे ये कह सकते हैं। तो स्टिल उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, अभी 100% उसको कंट्रोल नहीं किया गया, लेकिन रिसर्च अभी उसके ऊपर हो रही है और मे पॉसिबल कुछ विद इन द पैसेज ऑफ टाइम कुछ और नई वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट में आ जाए, कोई और नई जो है उससे बचाव के तरीकेकार मार्केट में आ जाए। ओके बेटा, तो बेसिकली
डिसीजन मेकिंग रिसर्च के अंदर क्या होता है बेटा, डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग रिसर्च के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके जिसके अंदर आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के अल्टरनेटिव्स आते हैं, और रिसर्च हमें क्या करती है, रिसर्च हमें हेल्प आउट करती है उन अल्टरनेटिव्स की बेस के ऊपर बेस्ट डिसीजन लेने के लिए। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आसान अल्फाज में एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप के सामने कोई 2 से 3 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, एक प्रोजेक्ट सी है। अब आपने क्या किया, आपने प्रोजेक्ट ए के ऊपर भी रिसर्च की कि प्रोजेक्ट शुरू करने से क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने एक प्रोजेक्ट बी उठाया, उसके ऊपर भी आपने रिसर्च की कि इसको अगर शुरू करें तो हमें क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। और थर्ड आपके पास है प्रोजेक्ट सी। अब ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च ने आपको क्या किया, अब आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के अल्टरनेटिव आ गए, एक प्रोजेक्ट ए है, एक बी है और एक सी है। रिसर्च हमें हेल्प आउट करेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज अल्टरनेटिव जो आपने रिसर्च करके जनरेट किए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो हमारे लिए मोस्ट इफेक्टिव होगा। अब अगर आप इस स्लाइड को पढ़ें जो आपके सामने आपको नजर आ रही है, इस स्लाइड के अंदर यही लिखा हुआ है कि डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड रिसर्च हेल्प्स टू जनरेट दोज अल्टरनेटिव्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज अल्टरनेटिव वी टेक अ गुड डिसीजन। तो जो रिसर्च होती है वो हमें अल्टरनेटिव जनरेट करने में हेल्प आउट करती है, जिसे मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट्स जो हम निकालेंगे, जो हमारा डाटा आएगा, डाटा की बेसिस के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स आपके पास अल्टरनेटिव है। उन अल्टरनेटिव की बेसिस के ऊपर फिर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, और वो रिजल्ट्स जितने अच्छे होंगे, और वो अच्छे कैसे होंगे, वो मैंने आपको पहले 5 स्टेप बता दिए कि अगर आप रिसर्च को प्रॉपर तरीके से करके आ रहे हैं तो रिजल्ट्स भी उसके अच्छे आ रहे होंगे, और उन रिजल्ट्स के ऊपर जो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे उसके रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर आपने घर पे बैठे बैठे रिसर्च कर ली, जैसा कि हम लोग करते हैं, सीधी सी बात है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल 500 लोगों से क्वेश्चनर फिल करवाना है, और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, 500 लोगों से आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर फिल करवाना है, और वो लोग क्या है, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर हेल्प कर रहे हैं, उसमें से आपने कोई तकरीबन 250 फीमेल स्टूडेंट से फिल करवाना है, 250 कोई आपने मेल स्टूडेंट से फिल करवाना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बीच में कोरोना आ गया, अब रिसर्च भी आपने कंप्लीट करनी है। अब आपने, होता क्या है कि हमारे हम लोग जब क्वेश्चनर दे देते हैं तो कुछ लोग क्वेश्चनर में रिटर्न नहीं करते फिल करके, या कुछ लोग गलत फिल कर देते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस खाली छोड़ देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अब आपको लगा ये टाइम शॉर्ट है, तो मैंने वो क्वेश्चनर उठाया और घर में बैठ के उसको फिल करना शुरू कर दिया अपने मुताबिक कि ये रिजल्ट्स मैंने लेके आने हैं। तो बेटा अगर आप ऐसे रिसर्च करेंगे और फिर आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे उस प्रॉब्लम का, और सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो सॉरी टू से उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने लोगों की बातें सुनी नहीं। आपने तो लोगों की प्रॉब्लम सुनी नहीं, आपने तो घर बैठ के खुद ही टिक कर दिए, अच्छा ये रीजन हो सकती है, अच्छा ये रीजन हो सकती है, अच्छा ये रीजन, जो आपके माइंड में थी। नहीं पॉसिबल, जो आपने 500 लोगों से फिल करवाना था उसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज होने थे, और वो जो रिजल्ट्स आते वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते, और उसके जो सोल्यूशन आते वो ज्यादा अच्छे अल्टरनेटिव्स बनते हैं, और उसकी बेस पे जो डिसीजन होता है तो वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। सो दैट्स व्हाई जो रिसर्च होती है वो बेटा आपको अल्टरनेटिव जनरेट करने में हेल्प आउट करती है, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज अल्टरनेटिव वी टेक अ डिसीजन, फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब आते हैं बेटा, थोड़ा सा ये मैंने आपको रिसर्च की जो बेसिक चीजें थी वो बताई। देन आते हैं बेटा बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च का मतलब है ये जो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस आप कर रहे हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उनसे रिलेटेड जो हम रिसर्चेस करते हैं। बाहर की कंट्रीज के अंदर तो बेटा ये बहुत ज्यादा होती है, इवन के वो आप ये कह लें कि फर्म स्पेसिफिक रिसर्चेस भी करते हैं। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च कर रहा है, तो उनको प्रोजेक्ट्स के ऊपर फंडिंग होती है प्रॉपर, और वो उन लोगों के लिए फिर नई नई चीजें उनको डेवलप करके देते हैं रिसर्चर्स, प्रॉपर डाटा की बेस के ऊपर उनको टेस्ट करके देते हैं। और फिर वो डेफिनेटली इसी वजह से उनकी जो उनका जो सेक्टर होते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर ले लें, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो दिन ब दिन नई से नई उसमें जिद्दत लेके आते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में देख लें, हम लोग उसी तरह से पुराने तरीकेकार पे चल रहे हैं। तो बिजनेस रिसर्च बेटा क्या होता है, it's a systematic and organized effort to investigate a specific problem. तो एक सिस्टमैटिक तरीके के जरिए बेटा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप बेटा इसमें होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने गोल सेट करते हैं, जो कि हमारा जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो आसान अल्फाज में बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे के जरिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उस सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे के जरिए जो हम रिसर्च करते हैं, दैट रिसर्च इज कॉल्ड बिजनेस रिसर्च। और वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, मैंने बहुत से एग्जांपल आपको पहले भी दिए हैं,
जैसे सेल्स का डिक्लाइन होना, जैसे एम्प्लॉइज टर्नओवर होना, या कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके बेटा, बिजनेस रिसर्च के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले टू नो वेयर द प्रॉब्लम एरिया एग्जिस्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको 4-5 स्टेप्स बताए, बेसिकली वही उन्हीं स्टेप्स को आप ये कह लें कि आगे फर्दर जो है थोड़ा सा मजीद उसको एलैबोरेट किया गया है। टू आइडेंटिफाई एंड क्लियरली एंड स्पेसिफिकली पॉसिबल द प्रॉब्लम दैट नीड टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व्ड। ये बेटा दोनों चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली दो लाइनें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। द ब्रॉड एरिया इज सेल इज डिक्लाइनिंग, द ब्रॉड एरिया, सेल कम हो रही है जी, ये ब्रॉड एरिया है। अब आपने इसके स्पेसिफिक के ऊपर जाना है कि सेल्स क्यों कम हो रही है, क्या रीजंस हैं, क्या क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से सेल्स कम हो रही है। अब आपके सामने बहुत सारी रीजन हो सकती है। एक रीजन ये हो सकती है कि प्रोडक्शन जो है वो टाइम पे नहीं होती, इस वजह से चीजों की सेल डिक्रीज हो रही है। नंबर 2 ये हो सकता है कि आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा जिस वजह से सेल्स डिक्रीज हो रही है। नंबर 3 ये है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर मटेरियल के टाइम जो है प्रॉपर उसकी परचेज करके नहीं देता, जो आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसको फंडिंग नहीं मिलती, वो परचेजिंग में डिले करता है, जब डिले आता है तो प्रोडक्शन में डिले आता है, जब प्रोडक्शन में डिले आता है तो सेल्स में डिले आता है। अब ये जो मैंने लिखा ना, टू आइडेंटिफाई एज क्लियरली एंड स्पेसिफिकली एज पॉसिबल दैट प्रॉब्लम दैट नीड टू बी स्टडीड एंड रिजॉल्व्ड। तो ये बेटा दो पॉइंट्स जो है ये आपके थीसिस के अंदर आएंगे। सबसे पहले आप पहले ब्रॉड एरिया को देखोगे। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, अब जिस तरह आप लोगों ने बताया, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेडिकल एसोसिएशन से कनेक्टेड हैं, उनको पता है जी, आप कहते हैं चले जी मैंने को मेडिकल सेक्टर में तो काम करना है फॉर एग्जाम्पल। अब मेडिकल सेक्टर में आपने काम करना, तो मेडिकल सेक्टर तो बहुत बड़ा है, दैट इज अ ब्रॉड एरिया। अब मेडिकल सेक्टर में किस चीज पे काम करना चाह रहे हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ सब एरियाज होंगे, उन थाउजेंड्स ऑफ सब एरिया में से स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई as clearly and specifically as possible the problem that need to be studied and resolved। और ये बेटा दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम करेंगे जब आप लोग थीसिस करेंगे। और ये अगर आप लोगों ने टेक कर लिया कि यार, ये टैकल कर लिया कि यार ये ब्रॉड एरिया है, मैंने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लॉ सेक्टर पे काम करना है, और ये लोगों ने पहले काम किया और इसके ऊपर काम नहीं हुआ, ये कोई नई चीज हो सकती है जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, या ये वेरिएबल है जिन लोगों ने पहले स्टडी नहीं किया, इसमें ये अगर वेरिएबल ऐड किए जाए तो एक नया मॉडल डेवलप हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, आगे काम मैंने बोला कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम होता है हमारा, वो इन्हीं दो स्टेप्स के ऊपर होता है। कि ब्रॉड एरिया तो पता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने बैंकिंग सेक्टर पे काम करना है, इट्स अ ब्रॉड एरिया। अब किस बैंकिंग सेक्टर में किस एरिया में काम करना है, डिपॉजिट्स के ऊपर काम करना है, क्रेडिट के ऊपर काम करना है, लोन्स के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। और अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करना है तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बेतहाशा लोगों ने काम किया हुआ है। आपने प्रोडक्ट्स के अंदर क्या इनोवेशन लेके आनी है, आपने प्रोडक्ट्स के अंदर क्या नए वेरिएबल लेके आने हैं, आपने क्या देखा कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वाले, उसमें क्या कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मोर स्पेसिफिक। करने की बात नहीं है, सारा कुछ मिल जाएगा। करना क्या पड़ेगा, सिर्फ आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको बैकएंड पे जाना पड़ेगा, जिन लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर काम किया होगा उन टॉपिक्स की आप 10, 12, 14 जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर बंदा मुख्तलिफ एंगल से सोच रहा है। किसी ने बताया कि ये प्रॉब्लम ऐसी थी, किसी ने बताया ये प्रॉब्लम ऐसी थी, कुछ प्रैक्टिस आपके मैथ कर रहे होंगे, तो जो डिसिमिलैरिटीज होंगी उन डिसिमिलैरिटीज को आपने पिक करके अपनी एक नई सिमिलर देनी है कि यार ये चीज भी हो सकती है इसके अंदर। तो दैट इज कॉल्ड कि आप मोर स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। देन बेटा वही गैदर इन्फॉर्मेशन जो मैं पहले बता चुका हूं, उसके बाद आपने उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद आपने उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। अब बहुत सी बेटा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिजनेस रिलेटेड जो आपके सामने स्लाइड्स में शो हो रही हैं। अकाउंटिंग और बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वेंट्री की हो सकती है, डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन, टैक्सेशन मेथड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिजनेस के अंदर कोई भी चीज जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप रिसर्च करवाना चाह सकते हैं। तो ये कुछ उसकी लिखी हुई है, आप इसमें चेक कर। मार्केटिंग के अंदर ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम आ सकती है, एडवर्टाइजमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये स्लाइड्स आप पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ वो लिखा है। अब आते हैं बेटा मेन चीज के ऊपर, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। जब आप बिजनेस के अंदर बेटा रिसर्च करते हैं तो दो किस्म की बेटा मेजर रिसर्च की टाइप्स है, एक होती है अप्लाइड रिसर्च और एक होती है बेसिक या प्योर रिसर्च। क्या फर्क होता है वैसे दोनों में, एनी आइडिया? आप लोगों ने पहले रिसर्च पढ़ी हुई है, अप्लाइड और बेसिक रिसर्च में क्या फर्क होता है? Sir, basic research is related to literature, and applied research is use scientific experimental methods to conclude the results. ओके, वेरी नाइस, ठीक है बेटा। और इसके अलावा कोई और स्टूडेंट?
बेटा क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तब से मैं ही बोली जा रहा हूँ, तो कुछ आप भी पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोग एक दूसरे के से चीजें सीखें। कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी आता जो आपके माइंड में आता है आप बता सकते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बैठे, अगर आपने गलत बताया तो पता नहीं मैं क्या कहूंगा। इस लेवल के ऊपर बेटा ये चीजें नहीं, इस लेवल पे सिर्फ डिस्कशन होती है जो हम कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है। देखिए सर बेसिक में यही होता है कि सर हम उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ऐड कर रहे होते हैं, और जो अप्लाइड होती है सर हम इसको फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, किसी कोई नई इनोवेशन ला सकते हैं उस पर अप्लाई करके। सिंपल बेटा, आसान अल्फाज के अंदर जो अप्लाइड रिसर्च होती है ना, वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है। सिंपल, एक प्रॉब्लम आपके सामने आई, उसके ऊपर जो आपने रिसर्च करनी है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। To solve a current problem faced by the manager in the working situation such as research is called applied research। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही है, उसके ऊपर जो आप रिसर्च करेंगे दैट इज अप्लाइड रिसर्च। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि ये वो रिसर्च होगा जिसको आपने क्विकली अप्लाई करना है, आपने फौरी तौर पे उसको सोल्यूशन देना है, आपने उस रिसर्च को करने के बाद उसको अप्लाई भी करना है ताकि उस प्रॉब्लम को फौरी तौर पे रिजॉल्व किया जा सके। ऐसी रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। जो बेसिक रिसर्च होती है, जो आपने बिल्कुल सही बोला, जो आपने डेफिनेशंस दी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज अवेलेबल है उसके अंदर हम मजीद इजाफा करते हैं रिसर्च करके। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपके सामने बोला था कि 2035 में ये होने वाला है, 2040 में ये होगा, 2050 के अंदर दुनिया में ये हो जाएगा। अब आपने कुछ हिस्टोरिकल डाटा उठा के उसकी बेसिस के ऊपर प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो जो प्योर रिसर्च या बेसिक आपकी जो बेसिक रिसर्च होती है बेटा, वो क्या होती है कि वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, जो एग्जिस्टिंग चीजें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर आप मजीद इजाफा कर रहे हैं, आप उसके अंदर मजीद जो है नॉलेज इनहेंस कर रहे हैं। ऐसी रिसर्च को बेटा हम प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च बोलेंगे। गॉट इट बेटा? अच्छा आप मुझे बताएं, आप जब थीसिस करेंगे तो आप अप्लाइड रिसर्च करेंगे या बेसिक रिसर्च करेंगे? चलें, आपको क्या लगता है जब आप थीसिस करेंगे तो वो जो रिसर्च होगी वो अप्लाइड रिसर्च होगी या बेसिक रिसर्च होगी? एनी आइडिया? क्या माइंड में? सर बहुत हो सकती है। अप्लाइड रिसर्च होगी सर। ओके, अप्लाइड होगी, और एक ने कहा बोथ हो सकती है। बिल्कुल, बोथ कैसे हो सकती है बेटा? देखिए अप्लाइड रिसर्च को आप इस तरह से ज़हन में रखें कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। एक प्रॉब्लम आ गई, इसको आपने सॉल्यूशन करना है। और जो बेसिकली जो हम मोस्टली जो रिसर्चेस करते हैं ना, जो आप थीसिस टाइप रिसर्च करेंगे, उसमें ज्यादातर जो रिसर्च यूज होगी वो प्योर रिसर्च होगी। प्योर क्यों? फंडामेंटल क्यों? क्योंकि उसकी वो रिसर्च पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी। आप कोई भी टॉपिक उठा लें, कोई भी टॉपिक उठा लें, कोई भी टॉपिक आप ज़हन में ले आए, आप जब उसको सर्च आउट करेंगे उसके ऊपर किसी ना किसी एंगल के ऊपर लोगों ने काम किया होगा। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस नॉलेज में मजीद इनहेंसमेंट कर रहे हैं कि यार फलां बंदे ने यहाँ तक काम किया, मैं अगर इसके अंदर ये वेरिएबल्स ऐड करूं तो मैं देखता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो वो बेसिकली आप एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी इनहेंसमेंट कर रहे हैं। जो अप्लाइड रिसर्च होती है बेसिकली जो होती है ये बिजनेस स्पेसिफिक होती है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती हैं। और ये भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होती, ये भी हम करते हैं। आप जो डेवलप कंट्रीज में चले जाए तो वो वहां पे बेसिकली स्पेसिफिक ये अप्लाइड रिसर्च ही कर रहे होते हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा, जिस तरह एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, आपके आईफोन है, आपका जो बड़ी बड़ी नाम है दुनिया के अंदर कंपनीज की, अगर वो रिसर्चर्स को हायर करते हैं कि बताएं ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करें, तो वो जो रिसर्चर्स आप हायर करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, दो रिसर्च आर कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। लेकिन अगर हम थीसिस के ऊपर बात करें तो थीसिस टाइप रिसर्च के अंदर बेसिकली जो हमारा मेन फोकस होगा बेटा वो प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च के ऊपर होगा। यानी हम जो टॉपिक्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम उनके अंदर थोड़ी सी इनहेंसमेंट कर रहे होते हैं, उसके अंदर मजीद इजाफा कर रहे होते हैं नॉलेज के अंदर। अब आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, कोरोना की आपने एग्जांपल ली थी, तो कोरोना वायरस के ऊपर अगर आप देखिए, अभी आप जस्ट गूगल करके देखें पेपर्स ऑन कोरोना वायरस, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ पेपर, 100 भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पेपर मिल जाएंगे। 1-2 साल के अंदर हजारों पेपर पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन हर पेपर के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट एंगल आपको नजर आएगा। कोई कोरोना का एम्प्लॉइज इमोशंस के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, कोई ये चेक कर रहा है कि कोरोना की वजह से जब लोग लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन का लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। कोई ये रिसर्च कर रहा है कि इससे आपकी फैमिली वैल्यूज के ऊपर क्या इफेक्ट आया। कोई ये सर्च कर रहा है कि कोरोना की वजह से एजुकेशन सेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट आया। मतलब मुख्तलिफ एंगल्स हैं। अब ये जो एंगल्स, इनमें से कोई आप एंगल पकड़ते हैं तो इसमें कोई ना कोई काम हुआ है। तो आप बेसिकली जब नया काम उसमें करके देंगे तो आप उसमें कोई ना कोई इनहेंसमेंट करके देंगे। अब ये देखिए आपके सामने एग्जांपल्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दे रहा था कि एक एप्पल कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो कह रही थी कि हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है।
आप इसके ऊपर जो रिसर्च करोगे दैट रिसर्च इज बेसिकली अप्लाइड नेचर ऑफ रिसर्च, क्योंकि आप उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करोगे, उनको रीजंस फाइंड आउट करके दोगे। ओके, यहाँ पे बेटा दोबारा यहाँ पे भी देख सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च, यहाँ पे मजीद उसको एलेबोरेट किया गया है कि जो अप्लाइड रिसर्च होते हैं बेटा स्पेसिफिकली एम्ड एट सॉल्विंग अ करंटली एक्सपीरियंस प्रॉब्लम। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो मोस्टली बेटा वो रिसर्च होती है जो आपकी कंपनी या जो करंटली फेस कर रही होती है, वो आपकी अप्लाइड नेचर होती है। और जो बेसिक रिसर्च होती है इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होता है, बड़े लेवल के ऊपर इसका ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये रिसर्च जो है ये फ्यूचर में भी इंप्लीमेंट होगी और इसके अंदर मजीद एनहांसमेंट की जा सकती है। लेकिन दोनों रिसर्च करने के लिए बेटा जो आप स्टेप यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, यानी सिस्टमैटिक तरीके से ही आप रिसर्च करोगे। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसका डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, फिर उसके कंक्लूजन्स होंगे, फिर सजेशंस होंगे। दोनों के अंदर अपने सिस्टमैटिक वे में चलना है। फर्क सिर्फ ये है कि अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो जो करंट एक कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही होती है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक हमारा फोकस उसी के ऊपर होता है। लेकिन जो बेसिक रिसर्च होती है कि जर्नल हम एरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। ओके बेटा, ये मैं कुछ स्लाइड्स जो आगे कर रहा हूँ स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इनको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इसमें से जो मेन चीजें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे पढ़ना। बाकी सिर्फ ये लिखा है एक अच्छी रिसर्च के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। ओके जी, अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिसर्चर। इंटरनल रिसर्चर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल रिसर्चर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आज की बेटा जो हमारी क्लास है मैं आपको वंस अगेन यही बता रहा हूँ कि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कि क्या होती हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं प्रॉपर आपको थीसिस की तरह की रिसर्च सिखाऊंगा कि आपने थीसिस कैसे लिखना है, यानी आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है टॉपिक को, कैसे आपने उसके अंदर वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। मेरा फोकस यही होगा कि मैं आप लोगों को इस काबिल करूं कि आप लोग कम से कम अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकें। तो अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, इंटरनल रिसर्च और एक्सटर्नल में क्या फर्क है? सिंपल, अगर आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी बंदे को हायर करते हो रिसर्च के लिए तो वो आपका इंटरनल रिसर्चर है। यानी आपने किसी फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी लगा दी, आपने किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपके पास, आपने उसमें से कोई एक बंदा सिलेक्ट किया और से कहा यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दो, उसके ऊपर रिसर्च करो, तो वो आपका इंटरनल रिसर्चर है। एक बंदा आपने बाहर से हायर किया एक्सटर्नल, अब वो जो बंदा है जिस तरह अक्सर मैंने बोला कि जो बाहर की कंट्रीज है वहां पे तो उनके यूनिवर्सिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो प्रोफेसर्स को हायर करते हैं, प्रोफेसर्स फिर आगे अपने स्टूडेंट्स को हायर करते हैं और वो फिर उनसे रिसर्चेस करवाते हैं। वो स्टूडेंट्स फिर जाके वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस के विजिट्स करते हैं, वहां पे चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोफेसर्स खुद भी जाते हैं वहां पे और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये समझिएगा, इंटरनल रिसर्च ज्यादा बेहतर है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या एक्सटर्नल रिसर्च ज्यादा बेहतर है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंटरनल रिसर्चर हायर करना चाहिए या एक्सटर्नल करना चाहिए? जो भी आपके माइंड में आता है। सर इंटरनल ज्यादा बेहतर रहेगा। उसको हम रीजन भी बतानी अप्लाई कर सकते सर, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हमने उसको हायर किया अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और जो एक्सटर्नल होगा उसको हो सकता है हम उसकी जो रिसर्च है उसको इम्प्लीमेंट ना करें, ये पॉसिबल ना हो हमारे लिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है रिसर्च करने में। तो ये हमने स्पेसिफिकली खुद उसको हायर करके करवानी है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना जो इशू है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनल रिसर्चर जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। जी, एक्सटर्नल क्या Yes, sir. कोई होगा? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, अगर मैं आपके इसी आंसर को थोड़ा सा नेगेट करूं, देखें जो आपने अभी रीजन दिए, अगर मैं आपको ये रीजन दूं कि जो इंटरनल रिसर्चर होते हैं वो इतना फोकस होकर काम नहीं करेंगे, इंटरनल रिसर्चर्स उस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम आ रही है सेल्स डिक्रीज होने की, फॉर एग्जांपल वो किसी एक बंदे की वजह से प्रॉब्लम डिक्रीज हो रही है, उसका जो है वो एटीट्यूड ठीक नहीं है या वो काम सही तरह से नहीं कर रहा, वो बंदा मेरा दोस्त भी है और जो अक्सर होता भी है, आपके देख लें, आप पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में देख लें तो हम एक दूसरे को बचाते हैं। अब जो इंटरनल रिसर्चर है मे भी उस बात को गोल कर जाए उसको बचाने के लिए, क्या अगर मैंने इसका नाम लिया तो मे पॉसिबल कंपनीज के ऊपर एक्शन लेगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं होता? इंटरनल रिसर्चर जो है वो बात दफा कुछ इन्फॉर्मेशन, आप इसको इस तरह कह लें, कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं। अगर आप बाहर से बंदा बुलाएंगे तो वो तो किसी को नहीं जानता, उसको नहीं पता कि मिस्टर अदनान कौन है, उसको नहीं पता मिस्टर बी कौन है, उसको नहीं पता मिस्टर आयशा कौन, मिस आयशा कौन है, उसको नहीं पता मिस्टर कौन है।
तो वो अगर डाटा कलेक्ट करेगा, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो आपको ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाएगा एज कम्पेयर टू इंटरनल। क्या इसको आप मानते हैं इस बात को? नहीं सर, जी मैं सर इसको बिल्कुल ओके, पहले आप पहले बिल्कुल उन्हीं का ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं बेटा, पहले जिन्होंने आंसर किया था उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी बोले बेटा। जी जी सर एक्चुअली इस तरह है कि ज़्यादातर ये वाली रिसर्च जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ये सर होती है कंडक्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो जिन लोगों को उन्होंने हायर किया होता है ना, तो वो बिल्कुल सिंसियर होकर काम करते हैं। उसमें गुंजाइश नहीं होती इस चीज़ की कि वो काम चोरी करें या कोई फेवर दें एक दूसरे को। उसमें बिल्कुल अच्छे वाली रिसर्च होती है। तो पहले तो सर ये डिफाइन करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या था। मुझे ये लग रहा था कि जो एक्सटर्नल होगा वो इंडिपेंडेंटली खुद से किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा होगा। अगर दोनों को ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है कि बाहर से कोई बंदा आ जाए या हम उसको परमानेंटली हायर कर लें और वो इंटरनली हो, तो ये फ़र्क अगर वाज़ेह हो गया है मेरे लिए सर कि जो बाहर वाला बंदा है वो भी ऑर्गेनाइजेशन खुद उसको कॉल करेगी कि आप आकर करें। तो वो फिर उसके रिज़ल्ट सर बेटर होंगे। अगर ये था कि वो इंडिपेंडेंटली खुद से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी चीज़ को कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि वो ना हो। हाँ, आप देखिए इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अक्सर आप ऑडिट करवाते हैं, अगर आप देखें तो ऑडिट जो कंपनीज वो अपने ऑडिट करती हैं। आप गवर्नमेंट अदारों की यस बात सर, कर लें, अगर गवर्नमेंट अदारे यस सर, अपना ऑडिट खुद करें और एक आपका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अगर बाहर से आके वो हायर करवाते हैं प्राइवेट कंपनी से, तो कौन ज्यादा अच्छे यस रिजल्ट सर। दे पाएगा? सर जो प्राइवेट कंपनी आएगी बाहर से वो ज़्यादा अच्छी बाहर से जो आएगी करेगी। उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी मैं उसको भी यस सर, निगेट भी करूंगा। मैं अभी उसको भी निगेट श्योर, करूंगा, आपके सामने देखिएगा। हर एक के अपने फायदे श्योर, नुकसान हैं। इंटरनल आप समझ गए कि वहां पे पॉलिटिक्स हो सकती है, वहां पे लोग एक दूसरे को बचाने के लिए इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, और ऐसा होता है। इन रियलिटी ऐसा होता है हमारे। आप देख लें यहाँ पे, अगर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे पता चला कि यार इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इंक्वायरी कमेटी में, मैं अगर उसका इंचार्ज बन गया इंक्वायरी में, तो मैं पॉसिबल मैं उसको बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम स्टिल यस देयर, सर, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम थी, वो बंदा फिर बच गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे अच्छा, अब अगर आप ऐसे ही है बाहर से सर। बंदा बुलाते हैं, अब जो बंदा बाहर से आएगा उसको भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यस सर, प्रॉब्लम फेस करनी क्या पड़ सकती है कि जो बंदा बाहर से आएगा, लोग में भी उसको इन्फॉर्मेशन देने से हेजिटेट करें। इंटरनल वाले यस को सर, इन्फॉर्मेशन देना ज्यादा आसान है, क्योंकि मतलब मैं अगर मिस्टर अदनान हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, आप मेरी क्लास मुझे आप जानते हैं, मेरे से पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगूंगा तो मैं पॉसिबल आप मुझे आराम से इन्फॉर्मेशन दे दें। लेकिन एक बंदा बाहर से आता है और वो आपसे आके आप पूछता है जी कि ये एनवायरनमेंट के बारे में बताओ, कंपनी के बारे में बताओ, फलां चीज के बारे में बताओ, तो मे पॉसिबल लोग हेजिटेशन फील करें उसको इन्फॉर्मेशन देने में। ये प्रॉब्लम भी यस सर, फेस करते हैं एक्सटर्नल रिसर्चर। मैं आपको दोनों के यस सर, फायदे नुकसान बता रहा हूँ। इंटरनल के साथ वो मोर कन्वीनियंट होते हैं। देखिए, अगर आपके डिपार्टमेंट का टीचर है तो आप ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन अगर एक बंदा बाहर से आपको विजिटिंग पे पढ़ाने के लिए आ रहा है, जिसको आप जानते ही नहीं है, वो आपके डिपार्टमेंट का भी नहीं है, तो आप ज्यादा कन्वीनियंट फील नहीं करेंगे। आप डरेंगे, फील करेंगे यार पता नहीं ये बंदा क्या करेगा हमारे साथ। लेकिन इंटरनल आपको पता है यार, इस टीचर से पहले भी पढ़ा हुआ है, हमारे टीचर भी हैं, इनके साथ हम मतलब ये पेपर के अंदर जो है, जब हम करते हैं पेपर तो हमें हेल्प आउट भी कर देते हैं, थोड़ा सा हमें मार्क्स के अंदर भी रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो ये चीजें बेटा सर, फेस करनी पड़ती है। लेकिन स्टिल अगर आप रिजल्ट्स की एक्यूरेसी के ऊपर बात करेंगे, तो बेटा जो एक्सटर्नल रिसर्चर होते हैं, जो कि प्रूव यस सर, करते हैं, वो रिजल्ट्स, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ज्यादा उसके ऊपर ऑथेंटिक होते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल रिसर्च। जी, आप में से भी जी, बोलना चाह रहा था बेटा इसके ऊपर भी, अगर आप कमेंट करना चाह रहे हैं। राइट सर आपने बहुत अच्छा समझाया है कि एक इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह ही ये सेम है जी जी, कि दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। बिल्कुल कि बीइंग ए ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल रिसर्चर होगा तो उसका अपने साथियों पे इन्फ्लुएंस जरूर होगा ना चाहते हुए भी। बिल्कुल। तो एक्सटर्नल में ये है कि उसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये होता है कि वो उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं होता, यस, लेकिन उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मोर ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ी होती। वो बिल्कुल सही बोल एक रहे हैं। जी बिल्कुल सर ऐसे ही है। क्योंकि अगर अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेके आएंगे ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर जो प्रॉब्लम है वो तो स्टिल देयर है। अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर तो रिसर्च करने का फायदा कोई नहीं रहा। और आप देखिएगा, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मोस्टली एक्सटर्नल को बुलाती हैं रिसर्च के लिए। ऑडिटर्स को मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि जितनी डेवलप कंट्रीज हैं, हालांकि इतना इतना पैसा लगाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनके, बट स्टिल बेटा वो यूनिवर्सिटीज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, एमओयूज किए हुए हैं, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो जाकर रिसर्च करके उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताते हैं और वो उनको इंप्लीमेंट भी करते हैं।
क्योंकि उनको पता होता है कि जो स्टूडेंट्स हमने हायर किए हैं, जो हमने प्रोफेसर हायर किया है, उनको फंडिंग करते हैं प्रॉपर। और अगर आप देखें जो आप लोगों को ये जो स्कॉलरशिप के ऊपर आप बाहर पढ़ने जाती हैं पीएचडी के ऊपर, तो वो कहता है जी मेरे पास लैब के अंदर 1 स्टूडेंट की गुंजाइश है, मेरे पास 2 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है, वो यही होती है, उनके पास फंड्स होते हैं। और उन्होंने स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरिया के ऊपर आपसे मांगना थीसिस प्रपोजल कि जी मैं इस एरिया की मेरी स्पेशलाइजेशन, अगर आप इस एरिया से रिलेट करते हैं तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर आप उस एरिया में काम करना चाहते हैं, आपको अगर एक्सेप्ट करेगा तो आपने वहां जाकर उसी एरिया में काम करना होगा। और उन लोगों ने आगे से कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और उनको प्रॉपर रिसर्च करके देते हैं। ओके चलें, ये तो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्चर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गाइडलाइंस दी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखिए मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। अब बेटा हमारे अगेन हमारी जो वीडियो है वो एंड हो रही है, आप एक दफा मुझे दोबारा इसी लिंक के ऊपर ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मुझे इसी लिंक के ऊपर बेटा दोबारा ज्वाइन करें आप लोग, फिर इसको हम अभी क्लोज करते हैं। बस ये हमारा होगा आज के लिए है सर। मुझे एक दफा ज्वाइन करें, बस मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, उसमें हम कंक्लूड ही करेंगे बस।